नहीं, तेरे में ये एबिलिटी गजब की है, तुझे इसी पे ही फोकस करना है। हमें उस योग्यता को स्वीकार करते हुए उसको आगे बढ़ाने के लिए सब एफर्ट्स करने हैं। ये पहली विशेषता समझ में आ गई बेसिकली चीज। यानी हर बच्चे की जो भी क्वालिटी है उसको स्वीकार करेंगे और उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या देंगे, योगदान। नंबर 2 पे बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान को सर्वोच्च प्राथमिकता देना, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है। बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान को सर्वोच्च प्राथमिकता देना। बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान को सर्वोच्च प्राथमिकता देना। बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान को सर्वोच्च प्राथमिकता देना। समझ में आ गया? ये FLN बोलते हैं इसको, ठीक है ना? क्या बोलते हैं? FLN। इसके लिए FLN नामक एक अभियान चलाया जा रहा है, निपुण भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ये कोशिश की गई कि कक्षा 3 तक बच्चा जब आए तो उसको बेसिक फंडामेंटल जो उसका लिटरेसी और न्यूमेरिसी है, संख्या ज्ञान और बेसिक जो साक्षरता है, फंडामेंटल जो साक्षरता है, वो उसको बच्चे को कम से कम पता होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभियान है NEP 2020 का। आगे लिखो, शिक्षा में लचीलेपन को, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन को स्वीकारना। लचीलेपन को अंडरलाइन कर लेना, लचीलापन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। मतलब कठोरता का विरोध करता है। क्या करता है? कठोरता का विरोध करता है। ये कई जगह प्रश्न आएंगे, जैसे मैंने पेपर देखे ये MRS वगैरह के, तो वहां कई जगह लिखा हुआ है NEP 2020 में बदलाव करती है तो कठोरता से लचीलेपन की ओर ले जाती है। कोई कठोर अनुशासन नहीं है। आपका मन किया तो पढ़ लो, नहीं तो उठ के चले जाओ। फ्लेक्सिबिलिटी, तुम्हारा मन किया कि मुझे कोर्स नहीं करना है तो तुम उस कोर्स को बीच में छोड़ दो, दूसरा कोर्स कर लो। जो तुमने मेहनत की है, पढ़ाई की, वो तुम्हारे क्रेडिट कार्ड पे जुड़ जाएगा कि तुमने इतने दिन कॉलेज गए हो, उसमें आगे आपको इतनी छूट मिल जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी, तुम जब चाहो जिस कोर्स में प्रवेश कर जाओ, कोई टाइमिंग बॉन्ड नहीं है। जब तुम्हारा मन किया उस कोर्स में प्रवेश कर लिया और जब मन किया तुम बाहर निकल गए। एंट्री और एग्जिट जोनों है जो तुम्हारी मर्जी पे डिपेंड है। मतलब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी शायद कोई पॉलिसी में आज तक नहीं आई दुनिया में। और ये कहती है अमेरिका, चीन, ये सब लोग इसलिए तो आगे हैं, वहां बच्चे को अपनी रुचि के अकॉर्डिंग बढ़ने दिया जाता है। ये जो लड़का जिसने चाइना का ये AI बनाया डिपसिक, ये अपनी रुचि से चुना उसने उसको। यदि हिंदुस्तान में वो बच्चा पैदा होता तो भारतीय हिंदुस्तान वाला नेवी कमाने भर्ती करवा देता भी का पापा कि होशियार है, टाबर है, बढ़िया परसेंटेज आई, 99%, 90-95% आई, इन नेवी एयरफोर्स में डाल दो भाई। भारत की सबसे क्रीम जो बच्चे होते थे आज से 5 साल 10 साल में आप देखना, सबसे क्रीम बच्चे वहां निकल गए। होशियारा गांव का बढ़िया टाबर है, बढ़िया पढ़ाई घुमाना आया। पापा जी बोले बेटा गवर्नमेंट नौकरी की ओढ़ को नहीं हुआ है, एक माना चेपो अरबी छोरा ने नेवी एयरफोर्स में बना के एक सामान्य सैनिक, और जिंदगी 15 साल बेचारा जो उसका क्रीम थी चीजें, वो तो वहां एक नॉर्मल सैनिक के रूप में। साइंस बैकग्राउंड के जितने बच्चे जिनको एक्सप्लोर करना था, कुछ करना था, वहां निकल गए। हिंदुस्तान है टाबर गदे में पेंटर बनूंगा, बनेड़ा पेंटर, रीट कर पहला बनाएगा पेंटर। दीवारा पर नारा घना ही लिखे हैं, कौन लिखना अपन, बिन बनना कौन दे। चीजें अपने भारत में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कोई चीज को चुनने की स्वतंत्रता नहीं है। मैं भी एक जगह जाके आया था, सचिवालय के पास एक जगह थी, तो वहां पे एक दुकान थी छोटी सी दही बड़े बनाने की, और वो दही बड़े बनाने की, आज तो सैटरडे था, वो सचिवालय के सामने छुट्टी थी। हमें उस दही बड़े को लेने में, उस तक आवाज पहुंचाने तक 9 मिनट लगे। 9 मिनट बनने के बाद 27वें मिनट में वो दही बड़ा हमारे तक पहुंचा। सैटरडे की स्थिति थी, 3 लोग काम कर रहे थे। मुझे लगा कि 10 मास्टर भी फैलने भी गए सामने गवर्नमेंट नौकरी। आपको बिजनेस, छोटी सी जगह, और वहां इतनी भीड़, इतने लोग, वो बढ़िया चीज चलो दे रहा है, लेकिन सोच के देखो कि चीजें ऐसे भी तो हो सकती हैं। हम अपने विजन ही प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। भारत में लोगों को विजन दिया है, सपने नहीं दिखाए जाते। तुम अपनी बात कह भी दोगे कि गुरुजी मैं यूं बनना चाहूं, तो हमारे माँ बाप मार देंगे, नहीं बेटा तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, तेरे सामने एक ही ऑप्शन है, तो एयरफोर्स में चला जा, नेवी में चला जा, आर्मी में चल जा, और नहीं लास्ट में रिट कर ले, थर्ड ग्रेड बन जा, बस 4 से ऊपर स्टैंडर्ड नहीं है, चतुश्रेणी कर्मचारी बन जा बेटा, बढ़िया है ना, अधिकारी के नीचे रहो, बढ़िया संपर्क बनेगा। अरे कि बाढ़ में गया भाई संपर्क, जब थारी रुचि की चीज जिंदगी में कर नहीं पाया तो बात जिंदगी बेकार। लचीलापन ये कहता है कि बच्चे को अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार चुनने का फ्रीडम दो,
वो जो चाहता है ना वो करो, वहां वो चीजें गजब कर जाएगा। ये एनईपी 2020 का सबसे अच्छी चीज मुझे लगी। तो समझ में आ गया लचीलापन का मतलब? रुचि और योग्यता के अनुसार बच्चा चुनेगा चीजों को। ये रुचि लचीलापन का मतलब, मैं भाषा में समझा रहा हूं, लिखो तो लिख लेना चाहिए ना। रुचि योग्यता के अनुसार बच्चा चुनेगा हर चीज को, ये लचीलापन है। रुचि योग्यता अनुसार, ये थारी भाषा में लिख लो, थारे समझ में आनी चाहिए। मेन चीज जो है, मैं तो मन करे कि मैं लिखाऊं कुछ ही कौन था, सिर्फ समझाऊं। मेरे को बहुत मन करे, लेकिन क्या समझाऊं था मैं। पांचवा जो इसका वर्ड है वो है एक संबद्धता वर्ड इसने यूज किया, रिलीवेंस, जो अपने साइकोलॉजी में पढ़ लिया। संबद्धता क्या है, रिलीवेंस क्या है, बताओ। संबद्धता का मतलब ये है, ये कहता है कि ये जो जितने भी विषय हैं उनको जोड़ दो। बहुविषय, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, सबको जोड़ के पढ़ाओ बच्चे को। बच्चे को एक विषय का ज्ञान करेगा तो वो अजीब सा हो जाएगा, अपन आर्ट्स के हैं, कोई साइंस का है, कोई कला का है, नहीं, सब विषयों का ज्ञान। तो हर विषय को दूसरे विषय से जोड़ा जाए, ये क्या है, संबद्धता। लिख लो, बहुविषयक शिक्षा। संबद्धता का मतलब लिख लो, बहुविषयक, मल्टी डिसिप्लिनरी। ये आया हुआ प्रश्न याद रखना। बहुविषयक शिक्षा, बहुविषयक शिक्षा जिसमें सभी पाठ्यक्रमों को आपस में जोड़ा जाए, सभी पाठ्यक्रमों को आपस में जोड़ा जाए। एक ये वर्ड बहुत बार आया है इसके ऊपर, अवधारणात्मक समझ। अवधारणात्मक समझ जानते हो, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, तार्किक वैज्ञानिक सोच, ये वर्ड याद रखना। अनुभव जन्य अधिगम, प्रायोगिक अधिगम, ये वर्ड लिख लेना सबके सब, ये इन सब पे बल दिया गया इसमें। अवधारणात्मक समझ यानी कॉन्सेप्चुअल, हर चीज को बच्चा समझे, विवेचन करे। अवधारणात्मक समझ, कोमा तार्किक वैज्ञानिक सोच, लिखते जाओ कोमा लगा के। पहला लिखो अवधारणात्मक समझ, अवधारणात्मक समझ गया। कॉन्सेप्चुअल, विवेचन करो चीजें, समझो ये चीज कैसे है, क्यों है, कैसे है। तार्किक वैज्ञानिक सोच। अनुभवजन्य अधिगम, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, बच्चा अपने पूर्व अनुभव से नया सीखेगा, सर्जन करेगा वो। अनुभवजन्य अधिगम एक क्रिएटिव लर्निंग है। प्रायोगिक अधिगम, अनुभवजन्य अधिगम, प्रायोगिक अधिगम, एक्सपेरिमेंट करेगा बच्चा। प्रायोगिक अधिगम पर बल देती है, पर बल देती है। फिर लिखो बहुभाषा को स्वीकार करना, जो एनसीएफ 2005 करता है। बहुभाषा, बहुभाषा मतलब समझ गए? यो कहे कि 5वीं तक तो मातृभाषा में पढ़ानो है टाबर ने। 5वीं क्लास तक बच्चा मातृभाषा में ही पढ़ेगा, मदर टोन क्यू में। और उसके तो 8वीं तक भी पढ़ाओ बिन। उसके बाद आप त्रिभाषा फार्मूले का प्रयोग करो। त्रिभाषा का फार्मूला में भी 2 भाषा अपनी होनी चाहिए। एक भाषा थे विदेशी को भी चुन को जाए, अंग्रेजी है और कोई है, ठीक है। 2 भाषा अपनी होनी चाहिए। और जितनी अपनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये जो भाषाएं हैं उनका भी विकास किया जाए। संस्कृत है, और विदेशी भाषा में भी 5-7 वर्ड यूज करें ही, रूसी है, कोरियन है, जापानीज है, ठीक है ना, वो भी बच्चों को सिखाया जाए। उसकी बात की, लेकिन वो बाद में, पहले नहीं, पहले मातृभाषा में सिखाया जाए। तो ये बहुभाषिकता का समर्थन किया गया है। आगे लिखो, राष्ट्रीय नैतिक मूल्यों के विकास पर बल। राष्ट्रीय नैतिक मानवीय, राष्ट्रीय नैतिक कोमा मानवीय व संवैधानिक मूल्यों पर बल। संवैधानिक मूल्यों पर बल। जीवन कौशल व व्यावसायिक शिक्षा पे बल। जीवन कौशल व व्यावसायिक शिक्षा पे बल। जीवन कौशल जानते हैं भाई, जो भी मेन चीजें हैं अपने जीवन कौशल मतलब जो आपके जीवन से रिलेवेंट चीजें हैं, व्यवहारिक जो एजुकेशन है पूरी की पूरी, बुनियादी जो कौशल हैं जो घर में एक व्यक्ति को चाहिए होते हैं। जीवन कौशल, व्यावसायिक शिक्षा के विकास पे बल।
भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति से जोड़कर शिक्षा प्रदान करना, भारतीय संस्कृति से जोड़कर प्रदान करना, विविधता और स्थानीय परिवेश से जोड़कर शिक्षा, विविधता व स्थानीय परिवेश से जोड़कर शिक्षा, विविधता व स्थानीय परिवेश से जोड़कर शिक्षा, रचनात्मक व सतत मूल्यांकन पर बल, रचनात्मक व सतत मूल्यांकन पे बल। यह प्रश्न आया हुआ है कई बार। शिक्षा को सार्वजनिक सेवा, शिक्षा को सार्वजनिक सेवा मानना, शिक्षा को सार्वजनिक सेवा मानना, निजी हितों की उपेक्षा करना, शिक्षा को सार्वजनिक सेवा मानना, निजी हितों की क्या करना, उपेक्षा करना, निजी हितों की क्या करना, उपेक्षा करना। सार्वजनिक सेवा का मतलब होता है प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का क्या है, मौलिक अधिकार। अब जो है वो इसको देखना, इसको आप ये 8 अध्याय हैं इसके। इसमें जो पहला अध्याय है वो ये है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को मजबूत बनाना। ईसीसी बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं इसको, ईसीसी बोलते हैं। और इसका उद्देश्य है कि वर्ष 2025 तक 3 से 6 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को अपन निःशुल्क, सुरक्षित और उच्च गुणवत्तापूर्ण विकासात्मक स्तर के अनुसार देखभाल शिक्षा प्रदान करेंगे। और जो आपकी बाल वाटिका का कॉन्सेप्ट है, जो आपका ईसीसी का बहुत बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि सर हम ऐसा कोई सर्टिफिकेट कर लें क्या, क्या एनटीटी का कोर्स के आधार पे जो पहले भर्ती होती थी, या अब ये कह रहा है कि जो एजुकेशन को हमने छोड़ दिया था 3 से 6 साल के बच्चे को, भाई पहले अपने एजुकेशन पढ़ी तो उसमें पढ़ा कि 6 साल का बच्चा पहली क्लास में जाएगा। अब ये एनईपी 2020 कहती है कि 3 से 6 साल के बच्चे की एजुकेशन पे अपन विशेष ध्यान देंगे। और ये जो शिक्षा अपन प्रदान करेंगे वो आंगनबाड़ी के माध्यम से, बाल वाटिका के माध्यम से अपन बच्चे को प्रदान करेंगे। इसके लिए एक अलग से शिक्षकों का केडर बनाया जाएगा और वो विशेष केडर जो है वो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाएगा। मूल रूप से इस वर्ष में बच्चे को जो पढ़ाया जाएगा वो खेल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, गतिविधि के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से बच्चे को पढ़ाया जाएगा। लेकिन वो बच्चे का बेसिक लेवल इतना अच्छा हो जाएगा कि वो आगे जब 6 साल के बाद जब आगे जाएगा तो वो कहीं ना कहीं बहुत कंफर्टेबल फील करेगा, बहुत क्रिएटिव बच्चा बन जाएगा। ये इसका उद्देश्य है। तो ये लिख लो, हेडलाइन जो लिखी है एज इट इज ऐसी कैसी। प्रारंभिक बाल्यावस्था, पहला अध्याय का नाम लिख लो, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। क्या है ये, ईसीसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ईसीसी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ये ईसीसी क्या है, ये बार बार आता है आपके सामने, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। लिख लेना ये वर्ड भी, ईसीसी वर्ड लिख लेना आगे इसके हेडलाइन के आगे, ईसीसी। ईसीसी क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये मानता है, एनईपी 2020 मानती है, जैसा आपने साइकोलॉजी में अपन ने पढ़ा कि 3 साल तक बच्चे का
ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो 90%, 6 साल तक 90% हो जाता है, ठीक है, 12 वर्ष तक 90% हो जाता है, मतलब 3 साल तक कितना बताया था मैंने, 90 से कम बताया होगा, 12 वर्ष तक 90% डेवलप, 95 होता है 12 वर्ष, हाँ 6 साल तक 90% डेवलप हो जाता है, ये हमने पढ़ा था। तो ये एनईपी 2020 का जो ड्राफ्ट है उसमें लिखा हुआ है कि बच्चे का जो 3 से 6 वर्ष तक जो बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है वो 85% के आसपास हो जाता है, ये उसकी बात है। साइकोलॉजी 90% की बात करती है। तो जब 85% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है तो इस समय हमारा दायित्व तो बनता है कि बच्चे को अपन वो सब चीज़ सिखाएं जो उसके आगे जाके नींव का काम करें। तो ये लाइन वहां लिखी गई है, तो ये लिख लिया गया, थोड़ा सा ये लिख लेना उद्देश्य क्या है इसका। वर्ष 2025 तक, वर्ष 2025 तक 3 से, वर्ष 2025 तक 3 से 6 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को 3 से 6 वर्ष के आयु के प्रत्येक बच्चे को निशुल्क सुरक्षित, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते, लेना चाहो तो आप, बाकी लिख लो, लिखो तो, निशुल्क सुरक्षित गुणवत्तापूर्ण, वर्ष 2025 तक 3 से 6 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निशुल्क सुरक्षित गुणवत्तापूर्ण विकासात्मक स्तर के अनुसार, विकासात्मक स्तर के अनुसार विकासात्मक स्तर के अनुसार देखभाल और शिक्षा की पहुंच हो, देखभाल और शिक्षा की पहुंच हो। लिख लिया, ओके। ये तो मुझे लगता नहीं लिखाने की जरूरत है आपको कि बच्चे का जो मानसिक विकास है वो 85% तक हो जाता है, वो तो सब आपको साइकोलॉजी अकॉर्डिंग पता ही है। तो उस विकास को ध्यान में रख के बच्चे के लिए अपन इसके अंतर्गत सब प्रावधान करेंगे। इसमें लिख लो, इसके अंतर्गत बच्चे को खेल के माध्यम से, इसके अंतर्गत बच्चे को खेल व गतिविधि के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है, शिक्षा प्रदान की जाती है। खेल व गतिविधि के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें बच्चे का पूरे विकास पर ध्यान दिया जाएगा। मैं लिखा नहीं रहा, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, आध्यात्मिक, जितने भी विकास के पहलू होते हैं उन सब पहलुओं के विकास पे बल दिया जाता है ईसीसी के अंतर्गत। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये जो ईसीसी की शिक्षा दी जाएगी वो किसके माध्यम से दी जाएगी? आंगनबाड़ियों के माध्यम से या बाल वाटिका के माध्यम से दी जाएगी। लिख लो, यह शिक्षा, यह शिक्षा बच्चों को आंगनबाड़ियों के माध्यम से कोमा पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के माध्यम से, आंगनबाड़ियों के माध्यम से, पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के माध्यम से, पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के माध्यम से तथा बाल वाटिका के माध्यम से दी जाएगी। बाल वाटिका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बाल वाटिका किसके लिए यूज किया जाता है? कक्षा 1 से पहले की जो शिक्षा है उसके लिए अपन कौन सा वर्ड यूज करते हैं? बाल वाटिका। एक प्रश्न यहां से ही आया था कि जो ईसीसी की शिक्षा है वो किसके समन्वय से दी जाएगी, तो मैंने आपको शुरुआत में क्लास में आते ही बताया था, ईसीसी जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, तो ईसीसी की जो एजुकेशन है उसके अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय, पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम, पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, उसका नाम एचआरडी का क्या कर दिया है, ये भी याद रखना, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय, महिला व बाल विकास मंत्रालय, परिवार व स्वास्थ्य मंत्रालय और जनजाति मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान से इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। किसका क्रियान्वयन किया जाएगा? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन,
एंड एजुकेशन, इसका पूरी का क्रियान्वयन किसके माध्यम से किया जाएगा? तो लिख लो इसको, ईसीसी का क्रियान्वयन, ईसीसी का क्रियान्वयन शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, महिला व बाल विकास मंत्रालय, यह आया हुआ प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय, महिला व बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, व जनजाति परिवार कल्याण मंत्रालय व जनजाति मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा, द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। ठीक है, एक ये याद रखना, बाल वाटिका कक्षा 1 से जस्ट पहले होगी। क्या होगी? कक्षा 1 से जस्ट पहले जो होगी उसके लिए बाल वाटिका शब्द जो है वो प्रयोग किया जाता है। ये कार्यान्वयन वाला प्रश्न आया हुआ है। ईसीसी याद रखना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, ये याद रखना किसके द्वारा किया जाएगा और इसमें शिक्षा कहाँ माध्यम की जाएगी। शिक्षा का उद्देश्य मैंने बता दिया है, क्या क्या होगा इसके अंतर्गत। 2025 तक ये पूरा ढांचा अपने को डेवलप करना है और एनसीईआरटी द्वारा इसका एक पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा और एनसीईआरटी द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमाधारी शिक्षकों का एक कैडर बनाया जाएगा। ईसीसी शिक्षकों का कैडर होगा, वो क्या होगा? ईसीसी। बट वो याद रखना एनसीईआरटी द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसमें यह भी लिखा है एनईपी 2020 में, वो 6 माह का भी सर्टिफिकेट कोर्स हो सकता है, वो 1 साल का कोर्स भी हो सकता है। अब वो राज्य सरकार पे डिपेंड है कि वो 6 माह वाले सर्टिफिकेट कोर्स को वैलिड करते हैं, 1 साल वाले कोर्स को वैलिड करते हैं। जैसे राजस्थान में एक चलता है एनटीटी का कोर्स 2 साल का, उसको वैलिड करते हैं। वो सरकार के ऊपर डिपेंड है, हर राज्य सरकार अपने अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग व्यवस्था कर सकती है। बट इन बच्चों के लिए अलग से कैडर बना जाएगा जिसका कैडर का नाम होगा ईसीसी और उसका निर्धारण कौन करेगी? एनसीईआरटी। क्लियर है? वेरी गुड। दूसरा अध्याय में आ जाएं। सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान। बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान, दूसरे अध्याय का नाम क्या है? सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान सुनिश्चित करना। एफएलएन बोलते हैं इसको। फंडामेंटल लिटरेसी न्यूमेरेसी। तो एफएलएन क्या है? बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें आपसे पूछेगा, दूसरा अध्याय है और वर्ष 2025 तक ये सुनिश्चित करेंगे कक्षा 5 और उसके बाद का प्रत्येक विद्यार्थी बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करे। लिख लें, वर्ष 2025 तक वर्ष 2025 तक कक्षा 5 तक तो करना ही है, उसके बाद का भी प्रत्येक विद्यार्थी, कक्षा 5 और उसके बाद का प्रत्येक विद्यार्थी, ये स्पेशली कक्षा 3 से 5 में लागू किया जाता है। कहां लागू किया जाता है? कक्षा 3 से 5 में स्पेशली इसको लागू किया जाता है। कक्षा 3 से 5, कक्षा 5 तथा उसके बाद के प्रत्येक विद्यार्थी बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करें। जो आप एजुकेशन टॉपिक पढ़ो, साइकोलॉजी भी माने एक वर्ड पढ़ा RRR, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक, वो तीनों यहां है।
मतलब बच्चे को लिखना, पढ़ना और गणना करना, ये बेसिक तीनों चीजें बच्चे में आनी चाहिए। वो चीजें हैं, ट्रिपल आर याद रखना, ट्रिपल आर का कॉन्सेप्ट है, लिख लेना। इसके अंतर्गत क्या शामिल है? बच्चे में पढ़ना, इसमें किन चीजों पे फोकस किया जाएगा? पढ़ना, लिखना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, अंकगणितीय क्रियाएं जैसे गिनती करना, ये सब अंकगणितीय क्रियाएं, वह संख्या ज्ञान को सुनिश्चित किया जाएगा, वह संख्या ज्ञान को सुनिश्चित किया जाएगा। इसको प्राप्त करने के लिए निपुण भारत अभियान चलाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? निपुण भारत अभियान। निपुण भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसको प्राप्त करने के लिए निपुण भारत अभियान चलाया जा रहा है। ये प्रश्न में बहुत बार आया हुआ है। इसको प्राप्त करने के लिए निपुण भारत अभियान चलाया जा रहा है तथा डिजिटल माध्यम दीक्षा पर भी, दीक्षा जानते हैं? सभी जानते हैं ना? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दीक्षा एक ऐप है ये, और ये ग्रेड फर्स्ट में मैनेजमेंट में भी है, और ग्रेड थर्ड का आप जब एग्जाम देंगे तो आपके जो शैक्षिक परिदृश्य है उसमें आपको दीक्षा है, स्माइल है, ये सब है ना, शिक्षा वाणी है, शिक्षा दर्शन, इनके बारे में हल्का नॉलेज होना चाहिए। और दीक्षा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीक्षा के माध्यम से डिजिटल सामग्री प्रदान की जाती है। इसके ऊपर लिखो तो लिख लो। और क्या लिखा है इसमें? भाषा, डिजिटल माध्यम, दीक्षा के माध्यम से, दीक्षा के माध्यम से डिजिटल पुस्तकालय, डिजिटल पुस्तकालय वह सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। वह सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। देखो मैं मैन करवा रहा हूं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, सब चीजें पढ़ा दूं क्या? बोलो देवियों, करवा दूं ये? धन्यवाद। लिखो 20-25 बात है मैंने। फिर लिखो थे, प्रत्येक कक्षा कक्ष में नहीं, प्रत्येक विद्यालय में 30 बच्चों पर, प्रत्येक विद्यालय में 30 बच्चों पर एक शिक्षक, कम से कम होगा। मतलब 30:1। कितना होगा अनुपात? 30:1। ये छात्र शिक्षक अनुपात रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है बात। और जो विशेष वंचित क्षेत्र है वहां पे अनुपात क्या है? 25:1। ये भी लिख लेना। विशेष पिछड़े हुए क्षेत्र या वंचित क्षेत्रों में या वंचित बच्चों के लिए, विशेष वंचित बच्चों के लिए या वंचित जो क्षेत्र हैं उनमें 25:1 रहेगा। एक चीज और भी कही गई है कि इसको प्राप्त करने के लिए हम पीयर ट्यूटरिंग भी प्रारंभ करेंगे। मतलब अपने समाज के कोई कार्यकर्ता को बुला लिया कि आप अपने गांव के स्कूल में जाओ और बच्चों को पढ़ा के आओ। ठीक है। पेरेंट्स को भी अपन कहेंगे कि आप भी ऐसा कुछ प्रबंधन करो कि बच्चों को बेसिक लिटरेसी जो है वो आनी चाहिए। आसपास में ऐसे बहुत सारे जो एनजीओ वगैरह हैं उनकी मदद ले लो, समाज सेवी संस्थाओं की मदद ले लो। तो ये बहुत सारा वर्णन कर रखा है इसके अंतर्गत, 2.5-3 पेज में पूरा वर्णन डाल रखा है कि इसको प्राप्त करने के लिए आपको बेसिक चीजें यही समझनी है कि FLN है क्या, इसमें किन चीजों पर फोकस किया जाएगा, कब तक इसको हमें प्राप्त करना है, स्पेशली कौन सी क्लासों के मध्य बच्चे के ऊपर इसके ऊपर जोर दिया जाएगा, कौन सा अभियान इसके लिए चलाया जा रहा है, निपुण भारत अभियान। ये 2, 4, 5 काम की चीजें हैं जो आपको याद करना है। ठीक है, मैं इतनी बातें करवा रहा हूं। एक चीज और लिख लेना, इसके अंतर्गत
एक ये भी याद रखना, अभी एमआरएस में आया था, वैसे मैं आगे लिखवा भी दूंगा, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है ना, उसमें ये प्रावधान किया गया है कि मिड डे मील में बच्चे को अपन भोजन करवाते हैं तो भोजन के साथ नाश्ते का प्रावधान भी, ये एमआरएस में आया था प्रश्न कि मिड डे मील जो है वो भोजन के साथ किसका प्रावधान भी करता है, नाश्तो भी करवाया जा। मतलब थारे तो मौज ही मौज है आने वाला टाइम में, जे मास्टर लाग गा तो नहीं लाग गया तो बेटा नाश्तो ही करोगा घटे घटे, ठीक है ना। तो नाश्तो अलग सा आवगो, रोटी अलग से आवेंगी, दूध दाद अलग से आवगो, और भी बहुत सारी चीज अलग अलग आऊंगी थारे लिए। टाबर तो खाने खाते जरूर चेप दीजिए, और तो देखी जाएगी। लिखो, इसके अंतर्गत सामाजिक संस्थाएं एनजीओ माता पिता तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भी मदद ली जाएगी, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मदद भी ली जाएगी। कार्यकर्ताओं की मदद ली जाएगी, मतलब इसके लिए अपन बच्चों को एक हेल्थ कार्ड जारी करेंगे, इसके अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे, समय समय पर उनके शरीर की जांच की जाएगी ताकि कभी भी कोई चीज का डिप्रेशन, टेंशन, कोई भी प्रेशर बच्चों पे इन चीजों का नहीं आए। जो इसमें योग है और चीजें हैं, मतलब मेडिटेशन वगैरह है, इन सब की भी अपन मदद लेंगे। मतलब बहुत बड़ा विजन है यदि इसको लागू किया जाता है तो। तीसरा अध्याय है सभी स्तरों पर शिक्षा में सार्वभौमिक पहुंच और ठहराव सुनिश्चित करना। सभी स्तरों पे शिक्षा में सार्वभौमिक पहुंच और ठहराव सुनिश्चित करना। सभी स्तरों पे शिक्षा में सार्वभौमिक पहुंच और ठहराव सुनिश्चित करना, मतलब प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचे भी, और जो बच्चा विद्यालय आ जाए वो विद्यालय में रहे भी, ऐसा नहीं है भाग जाए। सभी स्तरों पे शिक्षा में सार्वभौमिक पहुंच व ठहराव सुनिश्चित करना। इसके लिए क्या करेंगे, बाकी में देख लो 2025 आ रहा था, यहां क्या लिखा है 2030 आ रहा है। इंपॉर्टेंट चीज है, इन चीजों को फोकस करना। वर्ष 2030 तक 3 से 18 वर्ष के आयु समूह के, लिख लेना, वर्ष 2030 तक 3 से 18 वर्ष के आयु समूह के, मतलब ये कितने वर्ष के बच्चों पे लागू करता है, 3 से 18 याद रखना। आरटी 2009 कब से कब तक है, 6 से 14, तो कंफ्यूज मत हो जाना। एनईपी 2020 अलग फंडा है, ठीक है। तो ये 3 से 18 साल के बच्चे को लेता है क्योंकि ईसीसी की बात करता है, इसलिए तो 2030 तक की बात कर रहा है। बाकी 2025 है, एफएलएन क्या है 2025 है, ईसीसी का अरेंजमेंट कब करना है 2025 करना है। लेकिन सार्वभौमिक साक्षरता हर बच्चे को अपन साक्षर कर देंगे, ये टारगेट अपना कब है, ये अपना 2030 है। तो लिख लेना 2030 तक 3 से 18 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। कैसे कर सकते हैं बताओ आप। इसमें बहुत सारे प्रयास लिखे हुए एनईपी 2020 में 3-4 पेज में कि ये अपन प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, सिविल सोसाइटीज की मदद लेंगे, एनजीओ की मदद लेंगे, वही चीज जो अभी मैंने बताया था आपको, साधारण सामान्य कार्यकर्ताओं की मदद लेंगे, स्थानीय भाषा को प्रोत्साहित करेंगे। इसके लिए टीचर्स को भी स्थानीय कैडर में लगाया जाएगा कि जो स्थानीय, मान लो ये क्षेत्र ऐसा है जहां बहुत पिछड़ापन है, तो ये कहता है एनईपी 2020 कहती है कि उसी क्षेत्र के टीचरों को लगाओ,
उनको ट्रेनिंग दो, 4 वर्ष एकीकृत बीएड करवाओ और उन टीचरों को वहीं लगवाओ, जिससे लोगों में एक जागृति पैदा होगी कि अपने से बीच में से निकला अपना टीचर है। तो ये सब इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। जितनी बुनियादी सुविधाएं स्कूलों में ढांचा बनाया जाएगा, सब जितनी सुविधाएं होती हैं वो की जाएंगी, जितनी हेल्प अपन ले सकते हैं वो सब करें। होम स्कूल की भी व्यवस्था करो कि मान लो कोई दिव्यांग बच्चा वो स्कूल नहीं आ पाता है, आ ही नहीं सकता वो, तो उसके घर तक एजुकेशन कैसे पहुंचे उसका भी प्रावधान किया गया है। दिव्यांग बच्चे स्कूल में आने के बाद गंदा फील नहीं करें, इसके लिए क्या प्रावधान हो वो भी इसके अंतर्गत बताया गया। तो मैं 2 4 5 बातें लिखा रहा हूं कॉमन भाषा में, बट आप ये मेन लाइन ये याद करना, लिख लो इसको। इसके अंतर्गत ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा से पुनः जोड़ना, इसके अंतर्गत ड्रॉप आउट बच्चे जानते हो ना, अरे थारा जाएगा वहीं कहीं बीच में भूल जाएं, एडमिशन ले लेने बाद भाग जाएं, बाट आवरण पकड़ पकड़ के वापस लानो। इसके अंतर्गत ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा से पुनः जोड़ना, प्रभावी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाना, प्रभावी बुनियादी सुविधा उपलब्ध करवाना, छात्रावास बनवाना, छात्रावास की टाबर गति मारा ऋण की सुविधा कौन में कौन पड़ा, तो बैंक का टाबर कहते बेटा थार ले हॉस्टल बना दिया, हम रो खाओ पीवो सोवो सब काम करो, मतलब एजुकेशन देनी है आपनो मेन उद्देश्य है कि कहीं भी करो चे। तो छात्रावास बनाना, वैकल्पिक शिक्षा प्रदान करना। वैकल्पिक शिक्षा जानते हो, अरे वैकल्पिक जानो, कई टाबर कहते गुरुजी मैं रेगुलर को नहीं आ सकूं, मेरी मम्मी के एक पेट में दर्द हुआ है, मेरे बापू जा वो है, मारे भैंस को दूध निकालना पड़े, बकरी चरा के आनी पड़े, तो बाट आवरण के लिए भी प्रावधान करना पड़ेगा। तो खरगोश को ना बकरी चराना छोड़ दे, भैंस चरानी छोड़ दे, एजुकेशन सब कुछ है ना, चराया कर बेटा, लेकिन 2 घंटा ई टाइम पर तू आ जाया कर, सुबह शाम तू भैंस चरा क्यों भी कर, लेकिन 2 घंटा ई टाइम पर 1 घंटों ई टाइम पर तो स्कूल में तना आनो है आओ है। वैकल्पिक शिक्षा मतलब बी की सुविधा के अकॉर्डिंग बिन शिक्षा प्रदान करना, तो वैकल्पिक शिक्षा प्रदान करना, घर आधारित शिक्षा प्रदान करना। वैकल्पिक शिक्षा के लिख लो घर आधारित शिक्षा, सिविल सोसाइटी व सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद लेना, सिविल सोसाइटी व सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद लेना, सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद लेना, स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित करना, स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित करना, ओपन स्कूल व दुरुस्त शिक्षा को संभव बनाना, ओपन स्कूल व दुरुस्त शिक्षा को संभव बनाना, ओपन स्कूल व दुरुस्त शिक्षा, दुरुस्त मतलब वो ओपन और दुरुस्त एक ही बात होती है वैसे, ठीक है, घर बैठे आपको शिक्षा प्रदान करना, ओपन पाठ्यक्रम NIOS के माध्यम से। ये सब कौन से अध्याय में आएगा, तीसरे में, मतलब यहां पे वो सब प्रबंधन किए जाएंगे जो पॉसिबल हो सकती हैं। विशेष एजुकेशन जोन बना देंगे, हर जगह स्कूल खोलेंगे, जो भी चीजें हो सकती हैं, विद्यालयों की स्थापना करेंगे, सब चीजें करेंगे अपन। थक जाओ जना बता दीजिए, ओजू पढ़ा दें कदे रेट का पहला पढ़ा दें। चौथा अध्याय है स्कूली शिक्षा के लिए नई पाठ्यचर्यात्मक और शिक्षा शास्त्रीय संरचना, यह सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय। स्कूली शिक्षा के लिए नई पाठ्यचर्या व शिक्षा शास्त्रीय संरचना, स्कूली शिक्षा के लिए नई पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय संरचना, यह सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ढंग से देख जाना।
बाकी देखो ना देखो, चार चौथो अध्याय, पहलो अध्याय, दूसरो अध्याय वैसे सही इंपॉर्टेंट है, हल्का हल्का ही मत हो। मेरा मन तो करे कि मैं 5-7 घंटा लगातार पढ़ाऊँ था NEP 2020, लेकिन थारो डोल जानू मैं थे, तो याद कर लोगा तो ही बहुत। एक वो समझिए को मतलब क्या है, देखो पाठ्यक्रम जो भी बदलाव हैं भी की बातें अध्याय में करी गई है। शिक्षा शास्त्र को मतलब है जहाँ 10वीं 12वीं की परीक्षा साल में 2 बार करनो, तीसरी 5वीं 8वीं में बोर्ड परीक्षा प्रारंभ करनो, रचनात्मक रटने वाली चीज ने कोचिंग संस्कृति ने समाप्त कर देनो। ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं, ओलंपियाड, पब्लिक स्कूलों में सुना होगा आज ओलंपियाड हो रहा है, गवर्नमेंट स्कूलों में कभी नाम नहीं सुनते ओलंपियाड क्यों है? अलग अलग विषयों का क्लब बनाना, रुचिकर गतिविधि करवानी, को क्यूरिकल एक्टिविटीज, मतलब इतना इंटरेस्टिंग बना दो पूरे करिकुलम को, पूरे पाठ्यचर्या को, पूरे एजुकेशन पेडागोजी को, कि बच्चे को मजा आ जाए। और इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया है वो किया गया है 5+3+3+4, ये याद रखना आपको। बाकी पाठ्यचर्या का बदलाव भी याद करना है। तो इसमें देखो क्या चीजें हैं, ये चीज तो मैंने आपको पहले लिखा दी। इसमें रटकर सीखने का विरोध किया गया है चौथे अध्याय में। आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कम्युनिकेशन, कॉपरेशन, बहुभाषिकता, समस्या समाधान, नैतिकता, सामाजिक जिम्मेदारी, डिजिटल साक्षरता। यह कह रहा है कि डिजिटल साक्षरता सब कुछ होगा, बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पारंगत बनाओ। वो डिजिटल नहीं बन पाए तो लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। और ऐसा ही है, आज पूरी दुनिया में चीन का राज होता जा रहा है। डिप्सिक आने के बाद हालत खराब हो गई है। चैट जीपीटी अमेरिका का था, डिप्सिक उसका है, बाकी देश जो है वो डाउनलोड करते फिरो। उनके ऐप हैं, वो चाहे तब आपके फोन को हैक कर देंगे। आपने डाउनलोड कर लिया, आपको लग रहा है क्रांति है, डाउनलोड तो कर लिया, चाहे जब उनको लगा कि इस ऐप के माध्यम से मुझे इंफॉर्मेशन के फोन के लेनी है, पूरे देश को कंगू बना सकते हैं वो 1 मिनट में। उनकी ताकत हो गई, क्योंकि अपन डिपेंडेबल है, अपने पास खुद का AI नहीं है। तो ये पाठ्यक्रम इसका ऐसा है जहां ये सिखाया जाए कि बच्चा वास्तव में एक्सप्लोर करे, तार्किक बने, साइंटिफिक सोच के साथ आगे बढ़े, सामाजिक जिम्मेदारी भी समझे। ऐसा नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अच्छे होगो तो आपका घर कान छोड़ के भाग गो, व्यय मूल्य भी डेवलप करे। जहां भी मैंने डिजिटल साक्षरता बताई दिया, मैंने पाठ्यचर्या से 2022 तक परिवर्तित किया जाएगा, ये इसका उद्देश्य है। लिखो तो लिख लो, बाकी था मैं मेन बात शुरुआत में लिखा दी, फिर भी थारी भाषा हम लिखो तो लिख लो। बाकी PPT में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ये पूरी की पूरी, कोई इशू नहीं है। इसमें जो मेन चीज है वो चीज वो ये ढांचा है, देखना ढांचा कौन सा, ये है मेन। इसमें जो पिछला आपका अकादमिक ढांचा था वो ये था 6 से 18 वर्ष वाला, ठीक है ना। 11वीं 12वीं 16 17 18 साल का बच्चा करता था, ठीक है। और बाकी ये 6 से लेकर 16 साल का बच्चा 10वीं क्लास पूरी करता था। ये आपका पिछला अकादमिक ढांचा था। नया जो अकादमिक ढांचा है वो ये है, ये फाउंडेशन स्टेज है, ठीक है ना। 3 साल का वो आंगनबाड़ी के माध्यम से प्री स्कूल प्राप्त करेगा जो बाल वाटिका है, ठीक है। और 2 साल क्लास फर्स्ट और सेकंड पढ़ेगा 6 से 8 साल का। 3 से 6 साल कहां पढ़ रहा है वो, आंगनबाड़ी में। 6 से 8 में कहां पढ़ रहा है, 1 और 2। फिर ये है आपका प्रीपरेटरी स्टेज, ठीक है। ये है प्राथमिक चरण 3 से 5, एज ग्रुप कितना आएगा 8 से 11 वर्ष। फिर आपका मिडिल स्टेज 6 से 8, इसमें एज ग्रुप कितना आएगा 11 से 14 साल का बच्चा। और फिर सेकेंडरी स्टेज 14 से 18 साल का बच्चा 4 साल पढ़ेगा 9 से 12। ये आपको ढांचा पूरा याद होना चाहिए, क्लियर है। लिख लो, नहीं है तो याद, ये पूरा का पूरा ऐसा लिख लो। पहला फाउंडेशन स्टेज लिख लो, मैं भेज दूंगा, लेकिन फिर भी ये आप कुछ तो लिखोगे इसमें आज। लिख लो शिक्षा का जो नया ढांचा है 5+3+3+4। पहले तो ये लिखो आप, क्या लिखोगे, नया जो ढांचा किया गया है चौथे अध्याय में वो क्या किया गया है, 5+3+3=4। एक तो उसके पूरी पहलो प्रश्न यू ही आ जाए थारा से, अब तो डिटेल में नहीं पूछे, लेकिन चीजा नॉलेज पूर्ण होना चाहिए। 5+3+3+4। अब इसमें 5 वर्ष क्या है, फाउंडेशन स्टेज है। ये कौन सा स्टेज है, ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन स्टेज में 2 पार्ट कर रखे हैं, वैसे पूरा फाउंडेशन ही है। इसमें बच्चा 3 से 8 साल का बच्चा आएगा। कितने साल का बच्चा आएगा, 3 से 8 साल का बच्चा आएगा।
फाउंडेशन स्टेज में कितना आएगा? ये फाउंडेशन स्टेज है, पहला बेसिक लेवल है। बच्चा 3 साल का बच्चा जो है वो शिक्षा ग्रहण करेगा और वो आंगनबाड़ी में जाएगा या पूर्व प्राथमिक विद्यालय में जाएगा या बाल वाटिका के माध्यम से ग्रहण करेगा, ठीक है, जिसमें थारी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी आ गई। और ये जो 2 साल हैं ये फर्स्ट और सेकंड आ गए। ये टोटल क्या हो गया? नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ये तो क्या हो गया आपका? आंगनबाड़ी या प्री स्कूल या बाल वाटिका के माध्यम से हो गया। और फर्स्ट और सेकंड क्लास इसके जस्ट बाद में होगी। तो ये टोटल 5 साल का फाउंडेशन स्टेज है। कौन सा स्टेज है? फाउंडेशन। तो पहला लिख लो 5 प्लस, ये लिख लिया आपने, हेडलाइन डाल ली, 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4। अब 5 साल के नीचे लिख लो, 5 साल को क्या बोलेंगे? फाउंडेशन स्टेज। 5 साल को क्या बोलेंगे? फाउंडेशन स्टेज। इसमें क्या लिख लोगे? 3 से 8 साल का बच्चा आएगा। कितने साल का बच्चा आएगा इसमें? 3 से 8 साल का बच्चा आएगा। फाउंडेशन स्टेज में कितने साल का बच्चा आएगा? 3 से 8 साल का बच्चा, जिसको 2 भागों में डिवाइड किया है इसने। कितने भागों में डिवाइड किया है? 2 भागों में। पहले 3 साल तो बच्चा क्या करेगा? आंगनबाड़ी के माध्यम से या बाल वाटिका के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करेगा और फिर वो स्कूल में आ जाएगा। भाई 3 साल की एजुकेशन ही तो देंगा, हाँ ICCI तो देंगा बच्चा ना आंगनबाड़ी के माध्यम से। पहली क्लास से तो हर विद्यालय में शुरू होगी, तो फिर वो किस में आ सकता है? वो दूसरे स्कूल में आ जाएगा। तो यहां जो 3 साल की एजुकेशन है फाउंडेशन स्टेज में, वो किसके माध्यम दी जाएगी? आंगनबाड़ी या प्री स्कूल या बाल वाटिका के माध्यम से। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अरे कॉमन सेंस की चीजें ही, बहुत आसान चीजें ही, कुछ दिमाग में सड़ मत गालो। नॉर्मल फाउंडेशन स्टेज है, 5 साल आएंगे फाउंडेशन स्टेज में, लेकिन इसके 2 पार्ट हैं। पहले 3 साल तो वो आंगनबाड़ी, बाल वाटिका या प्री स्कूल के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करेगा और 2 साल जो होंगे वो पहली और दूसरी क्लास में आएगा। तो पहले 3 साल आ गए, 3 से 6, और 6 से 8 किस में आ गया? 1 और 2। तो एज इट इज ऐसा कैसा लिख लो।